आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत के अंतर्गत दूसरा चैप्टर अर्थात अंग्रेजों का भारत में विजय और ये किस प्रकार से कर रहा है, इसी के बारे में एक एक करके सबसे पहले हम कर्नाटक युद्ध किया जिसमें फ्रांसीसियों को हराया। उसके बाद हमने बंगाल का विजय अंग्रेजों के द्वारा किया गया उसको पढ़ा। आज हम मैसूर का विजय जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ क्रमशः जो दो युद्ध होता है, अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट नेक्स्ट 15 मिनट। आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले अगर हम मैसूर की बात करें तो एंशियंट टाइम में इसको जो है महिष मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद वाले कालखंड में हम देखते हैं जब सुल्तानों का काल आता है और फिर राजाओं का काल आता है, तो इस काल में हम देखते हैं कि माहिष्मती साम्राज्य इसको कहा जाता है। जब आप बाहुबली सिनेमा देखिएगा तो यही माहिष्मती साम्राज्य का जो बात करता है, एक्चुअली में कोई और नहीं, ये मैसूर का साम्राज्य हुआ करता था। और ये मैसूर को कहें तो आज के समय का कर्नाटक और खास करके तमिलनाडु का उत्तर वाला हिस्सा जो है, ये सभी क्षेत्र उस साम्राज्य के अंतर्गत, माहिष्मती साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो मेन रूप से हो गया कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ भाग। हमने क्या कहा, आज के समय का कर्नाटक प्लस तमिलनाडु का कुछ हिस्सा ये इसके अंतर्गत आता है, मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत। तो आई होप ये एक साम्राज्य का लोकेशन था, उसको हमने समझा। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मैसूर अपना एक राज्य जो है अस्तित्व में लाता है। तो जैसे कि हमने बात कहा था, जब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी एक मुस्लिम 5 राज्यों का संघ था और विजयनगर एक हिंदू राज्यों का, कह सकते हैं कि हरिहर एवं विकार नामक 2 व्यक्ति ने, 2 भाई था, उसको स्थापना किया था। तो विजयनगर के साम्राज्य का ही ये अंग हुआ करता था मैसूर। उस समय में दक्कन वाले क्षेत्र में हम देखते हैं किसका शासन रहता है, तो विजयनगर साम्राज्य का शासन रहता है। बात कुछ ये घटना होता है कि जब विजयनगर का पतन हो जाता है, तो विजयनगर के पतन के बाद वाडियार वंश वहाँ पे सत्ता में आ जाता है। अर्थात विजयनगर जैसे ही पतन होता है, वाडियार वंश के राजा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। और जब 18वीं शताब्दी आता है, तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम रहता है देवराज और दूसरे व्यक्ति का नाम रहता है नंजराज। देवराज सेनापति होता है और नंजराज राजस्व मंत्री होता है। ये इस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया रहता है और यही राज का कर्ता धर्ता हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी कालखंड में अर्थात 18वीं शताब्दी में हैदर अली नामक व्यक्ति का यहाँ पे एक उदय होता है। हैदर अली जब ये राज्य रहता है, तो वाडियार वंश के शासन के अंतर्गत ये बहुत एक मामूली किस्म के सिपाही रहता है, लेकिन अपनी सैनिक क्षमता के बदौलत ये सबसे पहले हम देखते हैं कि 1755 में डिंडूगल का फौजदार बनाया जाता है। ये डिंडूगल एक उस समय का, वहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाद में बनाया गया था। तो डिंडूगल उस समय का बहुत बड़ा एक, कह सकते हैं कि शहर टाइप का इलाका था और ये काफी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो वहां पे हैदर अली को फौजदार बनाया जाता है और फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली, चूंकि कुशाग्र बुद्धि का था, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की, कह सकते हैं कि वहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टाइप का ये चीज स्थापित करता है। कौन? हैदर अली। तो हैदर अली का उत्थान 18वीं शताब्दी में एक मामूली सेना के रूप में वाडियार वंश के अंतर्गत होता है, जो कि बाद में डिंडूगल का फौजदार नियुक्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से डिंडूगल में वो अपना शस्त्रागार भी बना लेता है। बात कुछ इस प्रकार होता है कि 1761 ईस्वी जब आता है, तो ये राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। और इससे भी आगे चल के 1776 में ये स्वयं को राजा घोषित कर देता है, अर्थात वाडियार वंश के अंतर्गत जो शासन चल रहा था उसको ये खत्म कर देता है। कौन? हैदर अली, और खुद को राजा घोषित कर देता है। 61 में ये वास्तविक स्वच्छंद रूप से शासन करने लगता है, लेकिन 76 तक आते आते खुद को ही राजा घोषित कर देता है। इस बात की याद रखिएगा।
जब ये राजा घोषित कर देता है, क्योंकि उस समय में हम देखते हैं, देखिए बात आ जाता है 1761 ईस्वी में, अब फिर बात आता है 1776 ईस्वी में। यहाँ पे घटना घट रही होता है। जब 1761 ईस्वी का बात कीजिएगा तो 1761 ईस्वी में पानीपत की थर्ड लड़ाई होता है। ये थर्ड लड़ाई होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान रहता है, यहाँ पे बहुत बुरी तरीका से मराठा हार जाता है। और वहाँ का लेखक कह रहा है, इतिहासकार, कि एक भी व्यक्ति किसी घर का ऐसा ना हो कि ना मरा हो, अर्थात वहाँ पे जितने भी घर था उस घर की हर एक महिला विधवा हो गई थी, हर एक महिला का मान उजड़ गया था। तो पानीपत की लड़ाई जो है बहुत ही विवश लड़ाई था मराठाओं के लिए। यह एक काली अंधेरी रात की तरह था और यहाँ पे बहुत सारे मराठा का सेना मारा गया। उसके बाद कई सारे राजा भी थे, उस कुल के जो राजकुमार थे वो मारा गया। कुल मिलाकर के यहाँ पे मराठा की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, खास करके पानीपत की तृतीय लड़ाई के बाद में। और उसके बाद तृतीय लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पेशवा आता है जिसका नाम रहता है माधवराव। माधवराव जो रहता है और पानीपत में मिली हार के बाद वो राज्य को उभारने का काम करता है। इसी क्रम में अपने क्षेत्र विस्तार करना चाहता है, लेकिन उस तरफ हम देखते हैं कि 1761 में वास्तविक शासक बन जाता है और 76 में तो राजा भी घोषित कर देता है। तो जब 1761 में वास्तविक शासक ये बनता है हैदर अली, तो ये खुद को भी राज्य एक्सपेंशन करना चाहता है और इधर मराठा का सबसे बड़ा शासक बन जाता है माधवराव पानीपत के बाद। तो दोनों में क्या होता है, क्षेत्र विस्तार के लिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी द्वाब क्षेत्र के लिए, ये द्वाब क्षेत्र होता है जहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा पे कर की उगाही होती है, फसल होती है। इस द्वाब क्षेत्र के लिए दोनों में बन ठनती है, अर्थात हैदर अली भी चाहता है अपने क्षेत्र को विस्तार करना, इधर पेशवा माधवराव भी चाहता है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। दोनों में युद्ध होता है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि माधवराव जो है जीत जाता है। जीतने के बाद बहुत सारे राज्य के सीमा वाली वर्ती वाला क्षेत्र जो होता है मैसूर का, वो ले लेता है, अर्थात हैदर अली से कुछ क्षेत्र वो ले लेता है। साथ ही हैदर अली से चौथ वसूलता है, हैदर अली से चौथ वसूलता है। देखिएगा, चौथ हो गया, सरदेशमुखी हो गया, फिर सरंजामी हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का टैक्स का क्या है, तरीका है। जैसे चौथ होता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में दूसरा कोई आक्रमण ना करेगा, इसके बदले लिया जाने वाला कर को टैक्स, ये चौथ कहते थे। सरदेशमुखी का होता है कि हम इस क्षेत्र का राजा है इसीलिए सरदेशमुख है, इसीलिए तुम हमको टैक्स दो, ये होता है। और सरंजामी एक जमीन से संबंधित कर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चौथ तक वसूलता है हैदर अली से। लेकिन जैसे ही माधवराव की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद पुनः एक बार मैसूर का जो शक्तिशाली शासक होता है वो हैदर अली के रूप में देखा जाता है। तो माधवराव जब जिंदा था तब माधवराव ने हैदर अली से कर वसूला, चौथ वसूला। लेकिन जैसे ही माधवराव की मृत्यु होती है, मराठा कमजोर होता है, पुनः अपने हारे हुए क्षेत्र को हैदर अली जीत लेता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मैसूर का वास्तविक संस्थापक कौन बन जाता है, तो ये हैदर अली बन जाता है। और याद रखिएगा, दक्कन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाता है हैदर अली। और हैदर अली के बारे में बताएं तो दक्कन के क्षेत्र में ये पहला हैदर अली व्यक्ति होता है जो कि अंग्रेज को हराता है, अंग्रेज को भी हराता है। और ये हराता है और ये रहता है आपका, अंग्रेज को हराता है और ये रहता है पहली लड़ाई, अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेज तक को हरा देता है। इससे पता चलता है कि दक्कन में मैसूर का जो शासक होता है हैदर अली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और एकलौता यही एक शक्तिशाली होता है दक्षिण भारत में जो कि अंग्रेज तक को भी पराजित करता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में इसके जो सेना था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, अंग्रेज तक को चुनौती देता था और बात सही भी था। तो कुल मिलाकर के हैदर अली का उत्थान किस प्रकार होता है, किस प्रकार यहाँ पे, जैसे देखिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं निजाम का। अभी देखिएगा, चूंकि 1724 ईस्वी का कालखंड रहता है, दक्कन वाले क्षेत्र में क्या होता है, हैदराबाद वाले क्षेत्र में निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजाम उल मुल्क आसफ जाह
ये क्या कहता है, एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर लेता है और 1748 ईस्वी में हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में लड़ाई छिड़ता है राजगद्दी को लेकर के। फिर अंग्रेज का इंटरवेंशन होता है और फिर देखते हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध होता है। इस प्रकार से निज़ाम को भी कमर तोड़ देता है और फाइनल रूप से हम देखते हैं कि ये फ्रांसीसी वाले क्षेत्र तो जीत ही लेता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये निकलता है कि निज़ाम जो है अंग्रेज से खफा रहता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि ये जो दक्कन वाले क्षेत्र में लड़ाई होता है तो निज़ाम हैदर अली को सपोर्ट करता है पहला अंग मैसूर युद्ध में। हालांकि जब शुरुआती युद्ध होता है तो चतुराई के साथ अंग्रेज ने निज़ाम को अपने पक्ष में मिला लिया होता है, मराठा को अपने पक्ष में मिला लिया होता है, लेकिन हैदर अली भी बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। इन्होंने निज़ाम को लोभ दे करके अपने पक्ष में मिला लेता है और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो अंग्रेजों के साथ होता है। देखिएगा, तो हमने यहाँ पे 4 आपको याद रखना है। एक याद रखना है मैसूर का राजा हैदर अली जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभु संपन्न है। इसके अलावा दूसरा निज़ाम, तीसरा मराठा, ये सब ऑलरेडी यहाँ के क्या है, तो यहाँ के इंडिजीनियस राजा हैं, यही के राजा हैं। लेकिन आता कौन है, अंग्रेज आता है। क्यों आता है, तो इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि प्लासी जीतता है बंगाल में, फिर बक्सर जीतता है बंगाल में, उसके बाद फिर देखते हैं इधर फ्रांसीसी को जीतता है कर्नाटक के युद्ध में। इसकी मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया होता है। यही वो कारण होता है कि हम देखते हैं कि मैसूर जीतना चाहता है। फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है दक्कन वाले क्षेत्र में अंग्रेज के आगमन के साथ, और घटना घटता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो एक तरफ हैदर अली ने चतुराई के साथ अपने में निज़ाम को मिला लिया होता है, लेकिन मराठा जो है चूंकि अंग्रेज के साथ चला जाता है तो इस प्रकार से वो 2 गुट का निर्माण होता है। हैदर अली एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज, दोनों में लड़ाई होता है। पहली लड़ाई में हैदर अली जीत जाता है और हैदर अली दक्कन का पहला वो शासक होता है जिन्होंने कि अंग्रेज को हराता है, अंग्रेजों को हराता है और ये पहला भारतीय दक्कन भारत का शासक रहता है। वेरी फर्स्ट इंडियन रूलर, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जब हार जाता है अंग्रेज बहुत चतुर होता है। उन्होंने संधि का प्रस्ताव देता है और संधि का नाम होता है मद्रास की संधि। 1769 ईस्वी में होता है। मद्रास के संधि के तहत ये बात तय होता है कि दोनों जो है जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देगा और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को भविष्य में साथ देने का वादा करेगा। अगर कोई अंग्रेज पे हमला करता है तो हैदर अली उसको सपोर्ट करेगा, अगर कोई हैदर अली पे आक्रमण करता है तो अंग्रेज इसको सपोर्ट करेगा। इस तरह संधि होता है। संधि का नाम याद रखिएगा मद्रास की संधि, जो कि 1769 ईस्वी में होता है। और अंतिम रूप से हम देखते हैं कि ये संधि यहाँ पे इंड होता है कि एक दूसरे को साथ देना है, भविष्य में लड़ाई नहीं करना है और जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देना है। इस संधि की मूल जो है ये यहाँ पे विशेषता था। फिर यही जो कारण होता है कि एक दूसरे को साथ देगा और भविष्य में युद्ध नहीं करेगा, यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 80 से 84 के बीच में होता है, 1780 से 1784 के। देखिए, मद्रास की संधि के तहत एक प्रोविजन होता है कि एक दूसरे का मदद करेगा अंग्रेज और हैदर अली। लेकिन देखते हैं कि जब मराठा इस पे आक्रमण करता है हैदर अली पे, तो अंग्रेज तो कान में जू नहीं पड़ता है और वो क्या करता है तो मदद नहीं करता है। तो अंग्रेज की जो एक कुतक्ष नीति होता है, अर्थात जो उसका दुर्व्यवहार वाला नीति होता है, ये हैदर अली को समझ में आ जाता है। फलस्वरूप हैदर अली जो है अपनी चतुराई के साथ मराठा को अपने में मिला लेता है, निज़ाम को अपने में मिला लेता है और अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करता है। और ये युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हालांकि देखिएगा ये युद्ध कई चरणों में होता है। एक युद्ध होता है पोर्टेनेवा का युद्ध, जो कि 1781 ईस्वी में होता है। पोर्टेनेवा के युद्ध में हैदर अली बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं और यहाँ पे हारने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब हैदर अली घायल हो जाता है तो सेना का भी बहुत सारा क्षति होता है। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि पोर्टेनेवा के युद्ध में पराजित होता है हैदर अली और घायल भी हो जाता है। इसके एक साल बाद
एक साल बाद 1782 ईस्वी में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। तो 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाता है तो इसी का बेटा रहता है टीपू सुल्तान, इसी के बेटा का नाम रहता है टीपू सुल्तान ये युद्ध को जारी रखता है। लेकिन ये भी क्या होता है, कुछ दिन बाद अर्थात मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में कर लेता है। तो इस प्रकार से देखें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मंगलौर की संधि के तहत होता है, जो कि टीपू सुल्तान वर्सेस वारेन हेस्टिंग्स इस समय ये होता है भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है वारेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान, ये क्या करता है, दोनों आपस में समझौता करता है, जिस समझौते का नाम रहता है मंगलौर की संधि। एक तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत ये वारेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के मध्य होता है मंगलौर की संधि के तहत। और इस संधि में ये कहा जाता है कि ठीक है, आप जो अपने क्षेत्र लिए हैं वो ले लीजिए, हमको जो अपने क्षेत्र लेना है हम लेने हैं। हालांकि यहाँ पे बढ़त जो है वो अंग्रेज को मिल गया था, ठीक है, तो अपने हित का बात ज्यादातर अंग्रेज कर लेता था। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करें तो देखिए, चूंकि बहुत अधिक जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को बहुत अधिक लाभ मिला था, क्षेत्र का लाभ मिला था, राजनीतिक वर्चस्व मिली थी। फलस्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो हम देखते हैं ये 2 साल चलता है, 1790 से लेकर के 92 तक। इस समय अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाता है कि टीपू ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग लिया है और साथ ही फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता किया है। यही वो आधार बना करके अंग्रेज जो है मैसूर पे आक्रमण करता है, टीपू पे आक्रमण करता है। और एक यहाँ पे जो गुट बनता है, अंग्रेज जो है वो मिला लेता है निजाम को और मराठा को, और टीपू सुल्तान यहाँ पे अकेला हो जाता है। परंतु टीपू जो है यहाँ पे हार जाता है, और टीपू जैसे ही हारता है तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की बहुत ही अपमानजनक संधि करता है। और इस समय हम देखते हैं कि कार्नवालिस वर्सेस टीपू का संधि होता है। कार्नवालिस अब जो है वारेन हेस्टिंग्स के जगह पर ये गवर्नर जनरल बन जाता है। तो कार्नवालिस यहाँ पे संधि करता है टीपू के साथ, और यहाँ पे टीपू के राज्य का आधा हिस्सा से भी अधिक अंग्रेज ले लेता है। साथ ही 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में लेता है, और जब तक कि युद्ध हर्जाना ना दिया जाए तब तक उसके 2 बेटे को बंधक बना के रखता है। और जैसे टीपू 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना देता है तब इसके बेटे को छोड़ता है। तो ये बहुत ही अपमानजनक संधि होती है। एक तो राज्य का आधा हिस्सा ले लेता है, साथ ही 2 बेटे को बंधक बना लेता है, प्लस 3 करोड़ रुपया भी कहता है कि युद्ध हर्जाना को दो। क्या करेगा बेबस बाप, और एक राजा के रूप में टीपू को वो देना पड़ता है। और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र मैसूर का जो राजधानी भी हुआ करता था वहां तक ये अंग्रेज जो है जीत जाता है, पहुंच जाता है। अब रही कैसी कसर बात भी अंग्रेज चाहता है कि क्यों ना इसको खत्म ही कर दिया जाए। फलस्वरूप अंग्रेज की लालसा, ये जो पिपासा होता है, इसकी वजह से इन्होंने टीपू पे आक्रमण करना चाहता है। तो टीपू भी तेज तर्रा रहता है। टीपू नेपोलियन से पत्र व्यवहार करता है और चाहता है कि क्यों ना नेपोलियन हमको मदद करे, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का बहुत बड़ा शासक हुआ करता था और फ्रांस की दुश्मनी किससे होती है, तो अंग्रेज से होती है। फलस्वरूप दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो कहने का मतलब है यही बात, टीपू का दोस्त नेपोलियन बनता है और नेपोलियन का दुश्मन अंग्रेज, और टीपू का दुश्मन भी अंग्रेज होता है। फलस्वरूप दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही चरितार्थ यहाँ पे होता है। लेकिन टीपू बहुत कमजोर हो गया रहता है। 4 मई 1798 ईस्वी को टीपू युद्ध मैदान में मारा जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेज जो है वो कब्जा कर लेता है। तो मैसूर वाला जो चैप्टर होता है उस पर कब्जा कर लेता है कौन, उस पर कब्जा कर लेता है अंग्रेज, कब्जा कर लेता है। देखिए जिस समय ये टीपू तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था तो उस समय कार्नवालिस ने समझौता किया था, ये गवर्नर जनरल था। इन्होंने एक बात कहा था क्योंकि इसके सहयोग में कौन है, अंग्रेज है, निजाम है और मराठा है। तो अंग्रेज लीडिंग रोल में था, बाकी का निजाम और मराठा इस रोल में था। तो ये यहाँ पे कहता है कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली हुए ही अपने दुश्मन को पंगु बना दिया। कार्नवालिस कहता है हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली हुए बिना दुश्मनों को पंगु बना दिया। अर्थात पंगु बनाता है किसको, टीपू सुल्तान को, और निजाम और मराठा को भी शक्तिशाली नहीं होने देता है। देखिए ये बहुत निजाम को कृष्णा वाला क्षेत्र मिलता है, कृष्णा
का दोआब वाला क्षेत्र मिलता है, और मराठा को जो मिलता है तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र मिलता है। और ये जितने भी अंग्रेज जो है, जितने भी मेजर शहर रहता है, जैसे डिंडूगल हुआ, और भी जो मेजर इलाका होता है अंग्रेज खुद लेता है, जैसे कि डिंडूगल, जैसे कि श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार, ये सब कौन लेता है? ये सब अंग्रेज लेता है। निजाम को देता है कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, मराठा को देता है तुंगभद्रा का क्षेत्र, और अपने मेजर जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जगह है वो लेता है। तो इस प्रकार से कहता है कर्नवालिस कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली हुए बिना ही दुश्मन को पंगु बना दिया। तो ये बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट प्रूफ में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखना स्पेशली। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का हम बात करें तो 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है, और श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार किसका हो जाता है? अंग्रेज का हो जाता है। तो अंग्रेजों पर मैसूर का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, और यहाँ पे टीपू सुल्तान का वंशज नहीं, बल्कि कहाँ पे जो पुराना शासक था, कौन? बाडियार वंश। बाडियार वंश के एक नाम अल्पवयस्क बालक, बाडियार वंश के अल्पवयस्क बालक नाम रहता है कृष्णराज द्वितीय। कृष्णराज द्वितीय को ये सत्ता दे देता है, और उससे सहायक संधि कर लेता है। देखिएगा जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो इस समय यहाँ पे आ जाता है बेलेजली आ जाता है। ये रहता है गवर्नर जनरल बेलेजली रहता है, और यही सहायक संधि का भारत में जन्म जाता है। वैसे कि डुप्ले ने सबसे पहले देशी राज्यों के साथ सहायक संधि किया था, लेकिन अंग्रेज में बेलेजली क्या करता है? सहायक संधि यहाँ पे भारतवर्ष में करता है। तो ये मैसूर के साथ खास करके कृष्णराज द्वितीय को राजा बनाता है, सहायक संधि करता है। सहायक संधि के तहत होता है कि सेना अंग्रेज का होगा, इस सेना पे खर्च कौन करेगा? पेंशन कौन देगा? इस सेना का वेतन कौन देगा? तो वेतन देगा राजा, जिस राज्य में हुआ है। और ये सेना काम किसके लिए करेगा? अंग्रेज के लिए काम करेगा, कि राजा किसी के साथ बिना, अंग्रेजों की हुकूमत के बिना ना तो संधि करे ना तो समझौता करे। यही होता है सहायक संधि। तो इस प्रकार से सहायक संधि थोपा जाता है मैसूर राज्य पे, और मैसूर राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को अपने में मिला लेता है अंग्रेज, और इस प्रकार से अंग्रेज मैसूर को जीत लेता है। तो कुल मिलाकर के भारत में अंग्रेजों की विजय के तहत हमने 3 टॉपिक पढ़ा। एक कर्नाटक युद्ध पढ़ा, और इसके जिसमें फ्रांसीसी को हराता है। दूसरा बंगाल का विजय पलासी और बक्सर का पढ़ा, और यहाँ पे हमने मैसूर पढ़ा, जिसमें कि 4 मैसूर युद्ध के माध्यम से, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के मदद से संपूर्ण दक्कन वाले क्षेत्र में मैसूर का जो एक साम्राज्य था उसको ये ध्वस्त कर देता है और अपनी सत्ता मनवा लेता है। तो इस प्रकार से ये मैसूर वाला चैप्टर द एंड होता है। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।